Hi guys, this is Priyanka and welcome you all on English Zone with a new video related to UPTGT PGT English Literature class. And friends, आज का जो वीडियो होगा ये हमारा मिक्स सेशन है जिसमें हम लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर के भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों पार्ट आप अगर TGT के लिए जा रहे हो, यूपीटीजी पीजीटी के लिए, ये दोनों पार्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना डिले के हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आप जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर और यूपीटीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? ये कोटेशन किसने मिल्टन के लिए बोला है, आपको इसका आंसर देना होगा। तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा, हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी हमारा, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और ये मिल्टन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के सिलेबस में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जैसे मैं बात कर रही थी, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, whom टेनिसन कॉल्ड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। तो वहां पे आपके जो क्वेश्चन में ऑप्शंस होंगे वहां पे आपको मिल्टन का भी ऑप्शन मिलेगा। तो क्वेश्चन ऐसे ना पूछ करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि टेनिसन ने किसको बोला था गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। तो वहां पे आप मिल्टन को टिक करोगे, जॉन मिल्टन को। और ये जो कोटेशन बोला है टेनिसन ने, ये उन्होंने अपनी पोएम मिल्टन में बोला है, जो कि मिल्टन के ऊपर उन्होंने पोएम लिखी है। इसमें वो इन्होंने ये स्पीच, ये कोटेशन जॉन मिल्टन को डेडिकेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द स्टेटमेंट अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री रेफर्स टू होम? किसको रेफर कर रहा है ये कोटेशन, किसके लिए ये कोटेशन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बोला गया है? इसका आंसर देना है जॉन मिल्टन, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर या शेक्सपियर। और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन डी, शेक्सपियर। ठीक है, इसको जरूर आप मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ये कोटेशन है जो कि शेक्सपियर के लिए बोला गया है। किसने बोला है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ठीक है, किस पोएम में बोला है? ऑन शेक्सपियर में। ठीक है, ये भी इनका इंपॉर्टेंट पोएम है जिसमें उन्होंने शेक्सपियर को ये लाइंस डेडिकेट की हुई है। तो ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है कि मैथ्यू आर्नोल्ड रेफर्स टू होम अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। या इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या who had said this about Shakespeare that others avoid our question thou art free? इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वहां पे मैथ्यू आर्नोल्ड करेक्ट आंसर होंगे कि किसने शेक्सपियर के बारे में ऐसा कोटेशन या ये कोटेशन बोला है। तो वहां पे जैसा मैंने बताया मैथ्यू आर्नोल्ड करेक्ट होगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, Which revolution dominates A Tale of Two Cities? A Tale of Two Cities आप सभी को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है ये हमारा चार्ल्स डिकेंस का। ठीक है, अ टेल ऑफ टू सिटीज, जिसमें दो सिटीज के बारे में बात की गई है, जो हम पेरिस एंड लंदन के बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा रेवोल्यूशन डोमिनेट किया था इस नॉवेल में, मींस इस नॉवेल की स्टोरी किस रेवोल्यूशन पे बेस्ड ऑन थी। उसका करेक्ट आंसर आपको देना है रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच, इटालियन या जर्मन। एंड करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, आप सभी ने आंसर भी दे दिया होगा, ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए फ्रेंड, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको बता रही हूँ। आपको मैं फिलहाल अब 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगी। आप जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आता है, आप उसको जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो इसकी बात हो रही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन डोमिनेट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज की फैक्ट के बारे में बात कर ले तो ये चार्ल्स डिकेंस का इंपॉर्टेंट नॉवेल है। ठीक है, और ये जो पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम जो प्रीमियर हुआ था ये नॉवेल, ये हुआ था 1859 में। ठीक है, तो इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1859 में ये नॉवेल पब्लिश हुआ था, प्रीमियर्ड हुआ था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? वो हुआ था 1789 में। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट एक इवेंट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे आप बात कर लो, जो रोमांटिक एरा के राइटर्स थे वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और चार्ल्स डिकेंस की इस नॉवेल की बात करूं, अ टेल ऑफ टू सिटीज, जो कि 1859 में पब्लिश हुआ है, वो भी स्टोरी जो बेस्ड ऑन है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन पे डोमिनेट कर रही है इस नॉवेल में वो स्टोरी। नंबर 4 क्वेश्चन इज, हु रोट एंड सेड अबाउट होम? किसने ये बोला है और किसके लिए बोला है? ठीक है, हु रोट
एंड अबाउट होम, किसके लिए लिखा गया है और किसने इसको लिखा है और किसके लिए लिखा गया है ये चीज। Thy soul was like a star and dwelt apart। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, आप इसमें कंफ्यूज्ड बिल्कुल मत होइएगा कि ये कोटेशन किसने लिखा है और किसके लिए लिखा गया है ये कोटेशन, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है मिल्टन अबाउट शेक्सपियर, मतलब मिल्टन ने इसको लिखा है शेक्सपियर के लिए। कीट्स अबाउट मिल्टन, जॉन कीट्स ने लिखा है मिल्टन के लिए। वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है मिल्टन के लिए। या मिल्टन अबाउट एन स्पेंसर, जॉन मिल्टन ने लिखा है स्पेंसर के लिए। सो करेक्ट आंसर जो ये हमारा होगा, आप सभी ने आई होप आंसर दे दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी तो आपके पास टाइम है अभी तक का कि आप आंसर दे सको, और जल्दी से आप दे दीजिए इसका आंसर। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हमारा है। दिस सेड वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन, और किसमें इन्होंने ये लाइंस बोली है, डेडिकेट किया हुआ है, ये लाइंस जो ली गई है ये लंदन 1802 पोएम से ली गई। 1802 ये पोएम का नेम है जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन मिल्टन से रिलेटेड जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए। दिस कोटेशन द सोल वाज लाइक अ स्टार एंड dwelt apart is said in London 1802 poems. It was said by Wordsworth, और किसके लिए बोला गया है, मिल्टन, जॉन मिल्टन के लिए बोला गया है। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 5 क्वेश्चन की। When was the Prelude published? Prelude, the Prelude जो वर्क है, जो एक बहुत ही ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, एंड मैग्नम ओपस वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। अगर हम बात करते हैं इस वर्क की, तो ये पोएम है, ये कब पब्लिश हुई है, आपको इसका आंसर देना है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आंसर के लिए जल्दी से आप चलिए बात कर लेते हैं। 1805, 1853 या 1832 या नन ऑफ दीज। सो इसका बहुत ही जो आंसर है उसको बहुत ध्यान से दीजिए, और चलिए मैं आंसर की ही बात कर लेती हूँ अब। और इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन डी। जी, ऑप्शन डी, क्योंकि जो प्रिलूड था जब ये पब्लिश हुआ था तो ये आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ 1850 में ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। ये आप जरूर नोट डाउन करो इस फैक्ट को, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 1850 नहीं दिया गया है और पूछा जा रहा है कि किस ईयर ये पब्लिश हुआ है। अगर इसके राइटिंग ईयर की बात करें तो इट वाज स्टार्टेड, वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड राइटिंग, इसकी बात करें स्टार्टेड राइटिंग इन 1798, जब उन्होंने लिरिकल बैलेट्स पब्लिश करा था उसी टाइम से इसको लिखना स्टार्ट कर दिया था। और ये बहुत ही ज्यादा जो एक तरीके से इंस्पायर किया था, एक तरीके से मोटिवेट किया था कॉलरिज ने कि आप प्रिलूड लिखो, एक ऐसा मैग्नम ओपस वर्क लिखो, अपनी बायोग्राफी से रिलेटेड लिखो। तो ये चीजें कॉलरिज ने उन्हें इंस्पायर किया था इसको लिखने के लिए, और 1850 में ये पब्लिश हुआ था। इट वाज स्टार्टेड राइटिंग इन द ईयर 1798। आई होप आप सभी ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड नोट डाउन कर लिया है। नंबर 6 इज जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड ऑन मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी। ये इंपॉर्टेंट वर्क है जॉन मिल्टन का। was written when the poet's age was, पोएट की एज क्या थी, मीन्स जॉन मिल्टन की एज की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। उनकी एज क्या थी जब ये पोएम उन्होंने लिखा था? तो आपको मैं बता दूं उनका एज क्या था उस टाइम पे, 24 इयर्स, 26 इयर्स, 21 इयर्स या 35 इयर्स। एंड इसकी करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन, जी हाँ वो है हमारा ऑप्शन सी। इन द ईयर when he was at the age of 21 year, he had written this poem, this ode on the morning of Christ's nativity। और बात कर ले तो यहाँ पे नंबर 6 क्वेश्चन का जो फैक्ट है, मिल्टन का जो टाइम ड्यूरेशन था 1608 से लेकर के, ये 1608 है, 1608 to 1674, ठीक है, ये इनका टाइम ड्यूरेशन था। और ये जो पोएम लिखी थी दिस वॉज रिटन, इसका राइटिंग ईयर बात कर लेते हैं, राइटिंग ईयर की इसके बात कर लेते हैं। तो ये हमारा जो पोएम था ये 1629 में लिखा गया था। नंबर 7 क्वेश्चन, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी। ये कोटेशन या स्टेटमेंट किस पोएम से ली गई है, इसका आंसर देना है। ऑप्शन है पैराडाइज रीगेन, पैराडाइज लॉस्ट, Lycidas या Commuse, and the correct answer we have here option B,
पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट है जो कि 1667 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई है, ठीक है, विद 10 बुक्स। ये भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि बहुत हम रिपीटेड क्वेश्चंस को ही भूल जाते हैं जब भी एग्जाम्स में होते हैं, वहां पे हम एरर करके या गलत करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके चले आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी। ये स्टेटमेंट जो है ये पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है। नंबर 8 क्वेश्चन वी हैव हु इंट्रोड्यूस्ड दिस सोनेट इन इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री की बात हो रही है यहाँ पे कि सोनेट किसने इंट्रोड्यूस किया है इंग्लिश पोएट्री में, एंड वी हैव द ऑप्शंस हियर, मिल्टन, स्पेंसर, Shakespeare or Thomas Waite, and the correct answer we have option D, Thomas Waite introduced sonnet in English poetry। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने अभी तक क्वेश्चंस की बात की, इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस की। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, और ये एंटोनिम से रिलेटेड हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मैनली। टीजीटी 2009 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है मैनली का एंटोनिम्स, मींस इसका विलोम शब्द बताना है मैनली का। फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, स्ट्रॉन्ग या फेमिनेट। मैस्कुलाइन नहीं होगा क्योंकि मैस्कुलाइन जो होता है वो अगर आप फेमिनाइन का करो तब मैस्कुलाइन होगा। इसका फेमिनाइन मीन्स वो स्त्रियों से रिलेटेड होता है, तो फेमिनाइन मैनली का नहीं होने वाला है, एंड दैट इज ऑप्शन सी जो हमारा है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एफेमिनेट। इससे रिलेटेड मैं फैक्ट्स भी बता देती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू। मैनली का मतलब होता है दिलीर, मीन्स वीर, जो पुरुष होते हैं, मीन्स जिसमें मैनली क्वालिटीज होती हैं वो उनको बोलते हैं मैनली। और इसके अगर करेक्ट एंटोनिम्स की बात करें तो हम एफेमिनेट को बोलते हैं, जो आदमियों के लिए ही यूज होता है, बट जो आदमी या जो मैन विमेन लाइक बिहेव करता है उसके लिए ये वर्ड यूज होता है अगर हम एंटोनिम्स की बात करते हैं इसके। तो एफेमिनेट, नारी जैसा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एंटोनिम से रिलेटेड, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का एंटोनिम्स क्या होता है। कॉन्सेंट मीन्स होता है सहमति, तो इसका एंटोनिम्स जो होगा वो असहमति होगा। तो आपको इस ऑप्शंस में से बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन है जो कि एंटोनिम्स को इसको करेक्ट करेगा। ऑप्शन ए डिसेंट है, ऑप्शन बी डिसेंट है, डिसेंट एंड एसेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा वो होगा ऑप्शन सी। कॉन्सेंट का जो ऑपोजिट वर्ड होगा ये हमारा होगा डिसेंट, क्योंकि डिसेंट की बात करें तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर, देखिए डिसेंडिंग मीन्स जो आपका है उतरना या चढ़ना, उससे रिलेटेड है। डिसेंडिंग ऑर्डर से, असेंडिंग मीन्स होता है चढ़ना, डिसेंडिंग का इससे बना हुआ है, ये जो शब्द है डिसेंडिंग से बना हुआ है। डिसेंट मीन्स होता है ये जो बहुत नम्र या स्वभाव के होते हैं, नेचर के होते हैं, उनका मतलब होता है। एसेंट मीन्स होता है यहाँ पे सहमति का मतलब, बट ये होगा असहमति जो आपका होगा डिसेंट। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा है ऑप्शन सी। इसका आप समझ लीजिए इसका आंसर एक्सप्लेनेशन के थ्रू। कॉन्सेंट मीन्स सहमति या अनुमति देना, एंड एंटोनिम्स वर्ड जो यूज होगा वो डिसेंट होगा, असहमत होना या असहमति व्यक्त करना। थर्ड जो एंटोनिम्स है हमारा वो एडवांस है। एडवांस वर्ड का एंटोनिम क्या होगा, इसको आपको आंसर बताना है। पीजीटी 2002 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं जो कि आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा आगे बढ़ना। और अगर इसकी बात करें हम तो यहाँ पे क्या होगा, फॉलो मीन्स फॉलो करना किसी को। सबमिट मीन्स अपने आप को सबमिट कर देना। डिस्परेंस या रिट्रीट। तो आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन डी है, रिट्रीट, ठीक है। ये करेक्ट आंसर होगा। एडवांस का जो मतलब होता है आगे बढ़ना, और रिट्रीट का होता है मीन्स पीछे हटना या शरण लेना, ठीक है। विकास, उन्नति, पेशगी और प्रगति की ओर आगे बढ़ना। बट रिट्रीट का मतलब क्या होता है हमारा, वापस होना या पीछे हटना, शरण लेना। और इसके अन्य जो विलोम शब्द होंगे या आप एंटोनिम्स की बात करो तो रिट्रीट का जो होता है विड्रॉ करना होता है, ड्रॉ बैक होता है और पुल बैक होता है। रिट्रीट का एंटोनिम्स हो गया ये, ठीक है। और एडवांस का ये रिट्रीट का ये सिनोनिम्स हो गया, ड्रॉ बैक एंड पुल बैक एंड विड्रॉ। एडवांस का ये एंटोनिम्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, द एंटोनिम ऑफ फेमिलियर। फेमिलियर मीन्स परिचित होना, किसी से फेमिलियर होना, वो उसको बोलते हैं परिचित। अगर आप होते हो तो उसको फेमिलियर बोलते हैं, और ये क्वेश्चन भी 2002 में पीजीटी पेपर में पूछा गया है। अब इसकी एंटोनिम्स की अगर बात करते हैं, नोन मीन्स
जानना पहचानना, ये भी आपका परिचित से मैच करता है। नोन अगर होता तो वहां पे उसका एंटोनिम्स अननोन हो सकता था, बट यहाँ पे फेमिलियर की बात हो रही है तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अनफेमिलियर मीन्स ना जानने वाला। और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फेमिलियर मीन्स सुपरिचित या घनिष्ठ मित्र होता है। एंटोनिम्स वर्ड जो होगा वो अनफेमिलियर लेके आएगा, ये अपरिचित या अज्ञात होना। और इसके जो अन्य शब्द होंगे मीन्स दूसरे जो एंटोनिम्स होंगे फेमिलियर के, अनएक्वांटेड, अनफ्रेंडली और अनकॉमन। लेकिन यही अनअक्वांटेड, अनफ्रेंडली, अनकॉमन जो है वो अनफेमिलियर का सिनोनिम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो दो चीजें सीखने को मिल रही हैं। ये इसके सिनोनिम्स हुए अनफेमिलियर के, अनअक्वांटेड, अनफ्रेंडली एंड अनकॉमन। बट फेमिलियर का ये ऑपोजिट वर्ड हुआ या एंटोनिम्स वर्ड हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, एलिवेशन। एलिवेशन की बात करें इज द एंटोनिम, 2009 के पेपर में पूछा जा चुका है। करेक्ट एंटोनिम्स जो है वो हमारा ऑप्शन बी एग्रावेशन। अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, एलिवेशन मीन्स राहत या आराम। एंटोनिम्स वर्ड जो होगा एग्रावेशन, एग्रेशन से बना हुआ है एग्रावेशन, परेशानी या क्लेशकर या थकाने वाला। इसके अन्य विलोम शब्द जो होंगे एलिवेशन के वो है एनवायंस, वैक्सेशन या इरिटेशन। बट यही जो है एग्रावेशन के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी आप ध्यान दीजिएगा। बट एलिवेशन का ये एंटोनिम्स है, एनवायंस, वेक्सेशन एंड इरिटेशन। नंबर 6 इज डिविएट। डिविएट इज एंटोनिम ऑफ। डिविएट इज एंटोनिम ऑफ, किसका एंटोनिम है ये क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे डिविएट मीन्स होता है उचित व्यवहार करने वाला, और इसका ऑब्लिवेट, कॉन्सेंट्रेट या उचित व्यवहार से हट जाना मीन्स डिविएट मीन्स होता है डिविएशन, ये मतलब हो गया इसका। और ब्रेक या फॉलो, जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी होगा। डिविएट का जो ऑपोजिट मीनिंग होगा, वर्ड होगा वो कॉन्सेंट्रेट मीन्स कहीं किसी चीज में लगे से हट जाना, डिविएट का मतलब होता है। एंड कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज में लगे रहना। ठीक है, तो और इसके अन्य विलोम शब्द देख लेते हैं। फोकस, डिविएट का जो एंटोनिम्स होगा फोकस होगा, कन्वर्ज होगा और सेंटर होगा। बट कॉन्सेंट्रेट का जो सिनोनिम्स है वो आपका होगा फोकस, कन्वर्ज एंड सेंटर। नंबर 7 इज व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ इंसॉल्वेंट। का यहाँ पे एंटोनिम क्या होगा, आपको उसका आंसर देना है। तो आपके लिए मैं बात यहाँ पे कर लूं, बैंकरप्ट, इंट्यूशन या वेल्दी या ट्रांसलेट। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन सी है, वेल्दी। इंसॉल्वेंट का जो करेक्ट एंटोनिम होगा वो वेल्दी होगा। खर्चीला मीन्स यहाँ पे धनवान होगा, अपव्यय करने वाला। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। जी हाँ, दिवालिया इसका मतलब होता है इंसॉल्वेंट का। इसके जो एंटोनिम्स वर्ड है वो वेल्दी है, और अन्य जो इसके एंटोनिम्स वर्ड आएंगे इंसॉल्वेंट का वो एफ्लुएंट, रिच, प्रॉस्पेरस। बट यही वेल्दी का सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पीजीटी 2000 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। ऑस्पिशियस का मतलब होता है मांगलिक कार्य, जो बहुत शुभ होता है उससे रिलेटेड होता है ये। ऑरेक्युलर, ऑप्शन बी ओमिनस, ऑप्शन बी ऑप्टिकल या ऑस्टरी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी होगा, ओमिनस मीन्स अमांगलिक या अशुभ। ऑस्पिशियस मांगलिक या मुबारकबाद से रिलेटेड होता है। इसका जो विलोम शब्द होगा या इसका एंटोनिम्स जो होगा, ऑपोजिट मीनिंग होगी, जो वर्ड होगा वो ओमिनस लेके आएगा। बट इसके जो अन्य विलोम शब्द होंगे ऑस्पिशियस के, उसका होगा इनऑस्पिशियस, वेलफुल या मेनांसिंग। ठीक है, ये अदर इसके एंटोनिम्स वर्ड हुए ऑस्पिशियस के। नंबर 9 इज एंटोनिम ऑफ जेनिथ। जेनिथ मीन्स होता है पराकाष्ठा मीन्स चोटी जिसको बोलते हैं, उसकी बात होती है, जो आपका होता है ऊंचाई से रिलेट करता है ये। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, नेदर, इम्पोर्टेंट, समिट या हेवन। समिट, हेवन ये सभी आपके अपवर्ड से रिलेटेड चीजें हैं, जो ऊंचाई से रिलेटेड चीजें हैं। इंपॉर्टेंट भी आपका महत्वपूर्ण से है रिलेटेड चीज करता है। बट जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए है, नेदर। इसका मतलब होता है एंटोनिम्स, ये मीन्स आपका होता है नीचे की तरफ या अवनति की तरफ जाना। जेनिथ मीन्स आप ऊंचाई की तरफ या पराकाष्ठा की तरफ जा रहे हो, सर्वोच्च शिखर जो होता है उसको जेनिथ बोलते हैं। एंड एंटोनिम्स वर्ड नेदर, और जो इसका अन्य विलोम शब्द होगा
जेनिथ का वो होगा लोएस्ट पॉइंट, बॉटम एंड वेयर, बट यही इसके सिनोनिम्स होंगे। नंबर 10 इज इनएविटेबल bears the opposite meaning of, मीन्स inevitable का कौन सा opposite meaning होगा ये आपको बताना है। unavoidable, eatable, uncertain या multilated, and we have the correct answer, that is option C। ठीक है, इनएविटेबल मीन्स होता है कोई चीज जो टाला नहीं जा सकता है, मीन्स जिसे बचा नहीं, मीन्स डेथ इज इनएविटेबल, इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट ऑपोजिट वर्ड होगा अनसर्टेन होगा, मीन्स अनिश्चित। एंड जो इसके अदर एंटोनिम्स वर्ड है अवॉइडेबल, अल्टरेबल या प्रिवर्टेबल, और अनसर्टेन का ये आपका सिनोनिम्स है। ठीक है, ये वर्ड्स अवॉइडेबल, अल्टरेबल एंड प्रिवेंटेबल ये आपके अनसर्टेन के सिनोनिम्स हुए, बट यही वर्ड्स आपके इनएविटेबल के एंटोनिम्स हो गए। तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स के क्वेश्चंस। और अब हम बात कर लेते हैं स्पेलिंग एरर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट की। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड एंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको कौन सा करेक्ट आंसर देना है। वी हैव हियर ऑप्शन ए है हमारा इसमें से बिगिनिंग, तो स्पेलिंग जो आपकी है वो BEGINNING, BEGINN ही होगा। ठीक है, BEGIN ये है, BEGINNING, BIGIN बिगिन से बना है बिगिनिंग, तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिगिन में ING लगेगा तो वो डबल N लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, BEGINNING। नंबर सेकंड क्वेश्चन वी हैव हियर, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें सिमेट्रिकल में से आपको करेक्टली वर्ड स्पेल्ड करना है, कौन सा करेक्ट वर्ड है। सिमेट्रिकल, सिमेट्री से बना हुआ है सिमेट्रिकल, तो यहाँ पे आपको पहले तो सिमेट्री की स्पेलिंग आपको समझनी होगी। तो SYM तक तो करेक्ट है, बट यहाँ पे होता है SYM होता है। ठीक है, डबल M इसमें भी है। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होगा ETRICAL, तो ये हमारा ऑप्शन सी जो हमारा है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, SYMMETRICAL। सिमेट्रिकल का जो मतलब होता है यहाँ पे पार्ट्स एंड साइड्स होता है इन द सेम साइज, जो आपके होते हैं सेम साइज और सेम शेप में जो पार्ट्स एंड साइड्स होते हैं उनको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। नंबर थर्ड भी है, अब इसमें आपको करेक्टली स्पेल करना है, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, फार्मा से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल वर्ड है, जो कि आपका होता है ये आपके मेडिसिन से रिलेटेड वर्ड समझ होता है आपका, या औषधियाँ या दवा की जो निर्माणता होती है, निर्माण से संबंधित होती हैं, उनको हम फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज बोलते हैं। तो आपको इसका करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है इसमें से, इन ऑप्शंस में से। फर्मा PHARAMA, फर्मा ये आपका होगा PHARMA तक तो करेक्ट है। फर्मा PHRMA, स्यूटिकल्स CEU, ये वर्ड देखिएगा, पहले ये देखिए फर्मा PHARMA, तो आप देखिए कहाँ कहाँ फर्मा है, PHAR इसमें भी है बट इसमें नहीं है क्योंकि R के बाद डायरेक्ट A आ गया है, इसमें भी नहीं है, तो ये दो तो नहीं होंगे हमारे। अब आपको इसमें से दोनों में से देखना है, PHARMACE, यहाँ पे आ गया है CE, यू आएगा, स्यूटिकल्स बोला जा रहा है, स्यूटिकल। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, ये भी हमारा नहीं होगा। नंबर फोर्थ वी हैव हियर द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो मतलब होता है वो आपका वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड है, जो कि हमारा पर्णहरित जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो आपको क्लोरोफिल की स्पेलिंग देखनी है, CHLORO। ठीक है, यहाँ तक आप पहले ढूंढ लीजिए किसमें आपका CHLORO है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, फिल, क्लोरोफिल, यहाँ पे बात हुई, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे CHLO फिर से आ गया, यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डबल L है। तो ये और इन दोनों में से आपको करेक्ट आंसर देखना है। तो यहाँ पे हमारा फील का जो होगा वो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्लोरोफिल की बात नहीं हो रही, क्लोरोफिल की बात हो रही है, तो वो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, जिसकी स्पेलिंग CHLOROPHYL
डबल एल है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट वी हैव 5 नंबर एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेशन का यहाँ पे मतलब होगा, एक्यूमुलेट का आपको देखना है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। जिसमें होता है कि कलेक्ट लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड। एक्यूमुलेशन करना मीन्स किसी चीज को कलेक्ट करना आपका मतलब होता है लंबे टाइम के लिए। एक्यूमुलेट की जो स्पेलिंग होगी उसकी अगर बात करें, ACC होगा उसमें स्टार्टिंग में, LATE लास्ट में होगा, तो यहाँ पे LATE लास्ट में सब जगह है मैक्सिमम। यहाँ पे ACCU यहाँ पे आ रहा है, ये नहीं होगा हमारा, इसमें भी है। MU होगा, सिर्फ सिंगल M होगा, तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम डबल M आ रहा है, यहाँ पे भी डबल M हो रहा है और यहाँ पे डबल L हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ करेक्ट स्पेलिंग? रॉन्जीवो इसको बोलते हैं, एंड वी हैव दी जो ऑप्शन करेक्ट होगा, स्पेलिंग करेक्ट आके आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें डायरेक्टली हमें देख के ही पता चलता है कि किस इसकी स्पेलिंग क्या होगी। तो रॉन्जीवो की जो स्पेलिंग है वो हमारा ऑप्शन ए, करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन ए है। इसका मतलब होता है किसी से खास समय पे खास टाइम पे मिलना, ठीक है। नंबर 7 भी है द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ, ये आपका आ रहा है हेमरेज। हेमरेज की स्पेलिंग है आपको बतानी है। हेमरेज मींस ब्रेन हेमरेज से रिलेटेड है, जो एक तरीके की बीमारी होती है जहाँ पे क्लॉटिंग, आपका ब्लड बहुत ज्यादा निकल जाता है या ब्लड की क्लॉटिंग होती है, उससे रिलेटेड ये जो आपका ये एक तरीके का मेडिकल कंडीशन है। तो आपको इसकी स्पेलिंग जो बतानी है वो बताना है आपको कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है हेमरेज की। हेमोरेज की स्पेलिंग जो हमारी इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेक्ट है वो है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, HAEMORRHAGE। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। नंबर 8 वी हैव द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ परसिवरेंस। परसिवरेंस का स्पेलिंग आपको करेक्टली यहाँ पे बताना है, और यहाँ पे जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे परसीव का होता है, परसीव SI नहीं होगा, ये यहाँ भी SI आ गया है, ये तो ये स्पेलिंग नहीं हो रही है। RENCE नहीं होगा, RANCE होगा, ठीक है। तो परसिवरेंस ये आपका करेक्ट आंसर है। और द मीनिंग ऑफ परसिवरेंस जो इसका मतलब होता है, ये होता है कि किसी चीज में लगातार आप लगे रहना, ठीक है। कोई भी डिफिकल्टी आ जाए उसको नहीं छोड़ना है, उसको करते रहना है। जैसे आपको अपना पीजीटी का एग्जाम क्रैक करना है, तो यू आर नाउ परसीविंग टू क्रैक योर पीजीटी एग्जाम, ठीक है। नंबर 9 भी है द करेक्ट स्पेलिंग इज, एकोमोडेट की स्पेलिंग बतानी है, एकोमोडेशन से ये एकोमोडेट बना हुआ है, आपको इसका करेक्ट स्पेलिंग बताना है। एंड जो करेक्ट स्पेलिंग इसकी है एकोमोडेशन, मोडेशन DATION ACCOMMODAT, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारी जो करेक्ट स्पेलिंग है एकोमोडेशन की के रिगार्डिंग इसको अकोमोडेट करना होगा। मीन्स एकोमोडेशन मीन्स होता है किसी को जगह या रूम प्रोवाइड करना रहने के लिए, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेट। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ACCOMMODATE, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर से रिलेटेड डिस्कस किया। आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर का पार्ट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए चैनल के साथ में और वॉच आउट करिए जो भी अदर वीडियोस मैंने इस चैनल पे अपलोड कर रखा है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।